Hello and good morning class. I hope you all are doing great. You must be working hard to get your result up, है ना. आप लोग बहुत मेहनत कर रहे होंगे. Class 10th we were doing reflection portion. Before that I have uploaded around 11 videos, 11 parts of the light chapter. In 11 classes we are able to finish the reflection portion only. Now we will start the refraction part of this chapter light. यानी लाइट चैप्टर का दो जो है समझिए कि हाफ ऑफ द चैप्टर से ज़्यादा हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं. रिमेनिंग हाफ जो है वो रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे रिमेनिंग हाफ में. और ये रिफ्रैक्शन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा नया है, थोड़ा सा नहीं, इट इज़ अ न्यू, है ना. इससे पहले आप नहीं पढ़े होंगे क्लास 8th में या 7th में. इस टॉपिक को आप नहीं छुए होंगे. सो इट विल बी न्यू एंड बिट न्यू वन. और आपको जो थोड़ा सा उसमें कुछ परेशानी हो सकती है, बट आई एम हियर टू हेल्प यू. सो यू डोंट नीड टू वरी. आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. आई एम हियर टू हेल्प यू, है ना. तो आप क्या कर रहे हैं कि सारे नोट्स तैयार कीजिए, उसको बार बार पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए. तो इससे आपका जो है थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा. और कुछ लोगों का क्वेरी था कि सर आप न्यूमेरिकल्स भी करवाएंगे. यस, मैं न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा. जब तक ये कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, है कि नहीं. कल पिछले क्लास में मैंने मिरर फार्मूला से रिलेटेड और फोकस से रिलेटेड 2 क्वेश्चन करवाया है. वो 2 क्वेश्चन आप बार बार करें और उसी से रिलेटेड अगर कोई दूसरे क्वेश्चंस हैं सेम मेथड अप्लाई करके आप उन क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, तो न्यूमेरिकल्स जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो एक क्लास में लूँगा, उसमें मैं 5 से 7 न्यूमेरिकल्स, हर टाइप के न्यूमेरिकल्स में करवाऊँगा, बट एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर. और ये चैप्टर में मुझे लगता है कि और 5 से 7 क्लासेस लगेंगे जिससे मैं ये चैप्टर जो होगा कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ेंगे. कल कुछ लोग ग्रुप में बता रहे थे कि सर मैथ्स कब स्टार्ट करेंगे. तो आई वांट टू टेल यू कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेक वीडियोज़ एंड अपलोड दोज वीडियोज़ एवरी डे, क्योंकि बहुत मतलब आप सारी परेशानियों को तो जानते ही हैं. तो मैं ये जो लाइट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद रिफ्रैक्शन का जो पोर्शन बचा हुआ है वो करने के बाद हम लोग मैथ्स करेंगे. तो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल स्टार्ट रिफ्रैक्शन, है ना. स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट विथ रिफ्रैक्शन. व्हाट इज रिफ्रैक्शन, है ना. रिफ्रैक्शन वी हैव कंप्लीटेड रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन में क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, है ना. यानी लाइट किसी सरफेस पे स्ट्राइक करता है, पॉलिश सरफेस पे या रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक करता था और वहाँ से लाइट रेज फिर रिवर्ट बैक होकर के दूसरे डायरेक्शन में क्या हो जाता था? रिफ्लेक्ट हो जाता था. तो उसी को हम लोग क्या कहते थे? रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट. बट हियर द कॉन्सेप्ट इज डिफरेंट. यहाँ पे क्या है? ये है रिफ्रैक्शन, है ना. फर्स्ट यू हैव टू नो द टर्मिनोलॉजी. रिफ्रैक्शन, REF, रिफ्रैक्शन. रिफ्रैक्शन, refraction, REFRACTION. refraction is nothing but the bending of light rays, है ना. क्या है? bending of light is called refraction कहते हैं इसको. यानी ये जो है कोई भी लाइट रे है ना, किसी मीडियम से पास करता है. एयर क्या है? एयर हम लोगों का यहाँ पे क्या है? लाइट रेज एयर में पास करके आता है. जो बल्ब से जो लाइट रेज हमारे पास आता है ये किस पे आता है? एयर के थ्रू से ट्रांसफ़र करता है. और जो सन की रेज जो हमारे तक आती है तो वो एटमॉस्फेयर में ही एयर है सिर्फ. उसके बाद जो स्पेस है उस स्पेस पे देयर इज़ नो एयर. तो वहाँ पे क्या है? वैक्यूम है. वैक्यूम मीन्स देयर इज़ नो एयर. जहाँ पे एयर ना हो उसको हम क्या कहेंगे? वैक्यूम कहेंगे. यानी वो तो एयर तो लाइट तो है, लाइट जो है वो वैक्यूम में भी ट्रैवल करता है, एयर में भी ट्रैवल करता है. और इवन आप देखे होंगे, है कि नहीं, ग्लास जो होता है, मिरर जो होता है या फिर कोई ग्लास होता है ट्रांसपेरेंट ग्लास, उसके थ्रू से भी चला जाता है. तो यानी यहाँ पे कितने तरह के मीडियम हम लोग पढ़े हैं. वाटर से भी पास करता है. लाइट क्या है? वाटर से भी पास करता है. आपके यहाँ एक्वेरियम रखा हुआ है, आप एक टॉर्च डालिए,
टॉर्च जब जलाइएगा तो टॉर्च का जो बीम है वो बीम क्या उस एक्वेरियम के जो ट्रांसपेरेंट एक्वेरियम जो रखा हुआ है उससे पास नहीं करता है क्या? बिल्कुल पास करता है। इससे हम ये कह सकते हैं कि यानी लाइट रेज जो है डिफरेंट डिफरेंट मीडियम से पास करता है। जैसे वैक्यूम क्या है? वैक्यूम भी एक मीडियम है, एयर एक मीडियम है, और ये लाइट जो है ग्लास से पास करती है, ग्लास भी एक मीडियम है कि नहीं, और वाटर भी एक मीडियम है। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइट रेज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम से पास करता है कि नहीं। यानी व्हाट इज रिफ्रैक्शन? रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट, है ना। रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट। आप लोग लिखेंगे रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट, इज द बेंडिंग ऑफ लाइट, है ना, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन ऑब्लिकली, ऑब्लिकली मतलब टेढ़ा होकर के, है ना, ऑब्लिकली स्ट्राइक्स, ऑब्लिकली स्ट्राइक्स, ऑब्लिकली स्ट्राइक्स अ ट्रांसपेरेंट medium and goes out to another medium, है ना। यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या हो जाता है कि लाइट रेज बेंड करती है कि नहीं। रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन ऑब्लिकली स्ट्राइक्स ट्रांसपेरेंट मीडियम एंड गोज आउट टू अनदर मीडियम। यानी हम क्या करेंगे, यहां पे एक क्या है, ग्लास शीशा लेंगे। शीशे का क्या मोटाई कितनी, इतनी है। शीशे की मोटाई कितनी है, इतनी मोटाई है कि नहीं। इतनी मोटी शीशे की मोटाई है, वो ऑब्लिकली गिर रहा है। अगर ऐसे गिर रहा है तो मतलब परपेंडिकुलरली गिर रहा है। ऑब्लिकली का मतलब होता है टेढ़ा होकर के स्ट्राइक कर रहा। सरफेस ये क्या है, ग्लास है। ग्लास इज डिफरेंट मीडियम एज ऑफ एयर, यानी एयर से अलग मीडियम है ग्लास, बिल्कुल अलग है ना। एयर क्या है, इज अ गैस एंड ग्लास इज ए सॉलिड, यानी सॉलिड से पास कर रहा है। तो यहां क्या होगा, यहां पे बेंडिंग ऑफ लाइट होगा। क्यों, अब पूछेंगे भाई, उसके बारे में कॉजेस के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो कॉज अगर इसका पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद आपको हम डायग्राम बताएंगे। कॉज क्यों, क्योंकि डिफरेंट मीडियम्स हैव डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट, है ना। अभी जो एयर में जो होता है लाइट का स्पीड क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में क्या होता है जी, जहां पे एयर प्रेजेंट नहीं करता है, ये स्पीड होती है कि नहीं। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, और वैक्यूम में क्या होता है, स्पीड इतनी होती है, और इसमें कुछ और अलग स्पीड होगी, थोड़ी सी कम होगी क्योंकि सॉलिड पार्ट है। यानी कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज इन वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी यहां दूसरे वेलोसिटी, यहां एयर था, ये कौन सा मीडियम है, एयर मीडियम है। यहां पे क्या है, ये ग्लास मीडियम है। इसका मतलब क्या हुआ, एयर से जब ग्लास में पास करेगा तो क्या होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट होगा। क्यों, क्योंकि है ना, चेंज ड्यू टू चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी यानी लाइट की वेलोसिटी है कि नहीं, इसमें कम है, इसमें ज़्यादा है। तो क्या करेगा कि वो टाइम वही लेना चाहेगा। तो वो बोलेगा कि भाई यहाँ तो है मेरी स्पीड ज़्यादा है, यहाँ पे स्पीड मेरी कम है, लाइट की स्पीड यहाँ पे ग्लास में कम है, तो वो सोचेगा कि हम जल्दी से पास कर जाएं। इसी वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक नॉर्मल डालेंगे, नॉर्मल डालेंगे। तो यहाँ से अगर सीधे पास करता तो वो ऐसे करके सीधे चला जाता, बट बेंड होगा। क्यों, क्योंकि वो चाहेगा कि हम कम धीरे से
कम स्पीड में जाए। क्या सोचेगा कि स्पीड मेरी तो कम है, इसका मतलब हमको डिस्टेंस भी कम ट्रेवल करना पड़ेगा, तो इसमें सोचता है कि वही बेंड हो जाती है कि नहीं। यानी यहां पे लाइट की स्पीड कम है, एयर में ज्यादा है, लाइट की स्पीड एयर में ज्यादा है एज कंपेयर टू ग्लास, इसी वजह से ग्लास में वो बेंड हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि हम कम से कम समय में, अगर ऐसे करके जाएगा, स्पीड भी कम है और दूरी भी ज्यादा तय करना पड़ेगा, तो टाइम तो ज्यादा लग जाएगा, तो उस टाइम को कम करने के लिए वो क्या हो जाता है, बेंड हो जाता है। तो बेंड होने का मतलब जितना यहां अगर आता तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता, यहां जो आ रहा है तो कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है, इसी वजह से बेंडिंग होती है। उसके बाद फिर क्या होता है कि फिर ये नॉर्मल मैंने डाल दिया, ये नॉर्मल था, फिर क्या होगा कि फिर ये क्या है, यहां पे स्पीड कम थी, फिर यहां ज्यादा है, तो फिर क्या करेगा वो, फिर वो जब टुवर्ड्स द नॉर्मल भागा था, यहां से ऐसे करके, अगर मान लो उसका रियल पाथ अगर हम खींचे तो ये ऐसे करके यहां जाता है कि नहीं, मगर क्या करता, बेंड होकर के इधर आ गया। अब जो है फिर क्या करे, वो जो है अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। क्या जाएगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्यों हुआ? अवे फ्रॉम द नॉर्मल इस वजह से हुआ, क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड जो है एयर में ज्यादा है। तो यानी रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन ऑब्लिकली स्ट्राइक्स अ मीडियम, ऑब्लिकली स्ट्राइक्स अ मीडियम एंड दैट गोज स्ट्राइक्स अ ट्रांसपेरेंट मीडियम एंड गोज आउट टू अनदर मीडियम, है ना। यानी रिफ्रैक्शन कुछ नहीं है बट क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट है। और बेंडिंग ऑफ लाइट क्यों होता है? ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। यानी यहाँ स्पीड चेंज होगा, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होगा, तो क्या होगा, वहां पे बेंडिंग होगा, वहां पे रिफ्लेक्शन होगा। यानी ये चीज हमको एयर में, हमने तो ग्लास में देख लिया, तो पानी में जब देखते हैं, पानी में मानी पानी का कोई ग्लास है कि नहीं, पानी का कोई ग्लास है, उस ग्लास में हम एक रॉड डाल दिए। क्या डाल दिए, है ना, रॉड डाल दिए। ये रॉड हमको ऐसा नहीं दिखता है, वो हमको थोड़ा सा ऐसे करके दिखता है। सॉरी, सही से थोड़ा बनाना। ग्लास बनाना है तो ग्लास की तरह बनाना पड़ेगा, ठीक है नहीं। ये ग्लास हुआ, फिर इसमें वाटर हो गया, है ना। और हमें कभी भी कोई चीज़ दिखता कैसे है, क्योंकि लाइट रे जब मीट करती है तभी इमेज बनता है। ये वाटर हो गया, ये वाटर हो गया, ये एयर हो गया। यहाँ पे हमने, है कि नहीं, क्या रखा है, एक रॉड रखा है कि नहीं, ये रॉड रखा है कि नहीं। अब जो है यहाँ पानी में डूबने के बाद ये जो है थोड़ा सा हमको उठा हुआ नज़र आएगा यहाँ पे इस तरह से, है कि नहीं। यहाँ नहीं दिखेगा, ये थोड़ा सा उठा हुआ दिखता है। क्यों? हमको थोड़ा सा उठा हुआ इस वजह से दिखता है, थोड़ा बेंड किया हुआ नज़र आता है। क्यों? क्योंकि वहाँ क्या है, मीडियम, डेंसर मीडियम है। ये क्या है, डेंसर मीडियम है कि नहीं। तो हमें कैसा नज़र आता है, उठा हुआ। ये अपैरेंट पोजीशन हुआ। क्या हुआ, ये अपैरेंट पोजीशन। और ये क्या हुआ, रियल पोजीशन। रियल में तो वो नीचे है, मगर वो हमको क्या नज़र आता है, उठा हुआ नजर, उभरा हुआ नज़र आता है कि नहीं, बेंड किया हुआ नज़र आता है। क्यों नज़र आता है बेंड किया हुआ? इस वजह से बेंड किया हुआ नज़र आता है। क्यों? क्योंकि जो लाइट है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आता है। तो रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम क्या होता है, सब हम आगे पढ़ेंगे, है कि नहीं, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इस चैप्टर को, है कि नहीं। क्योंकि ये जो है बहुत नया है। रिफ्रैक्शन हम लोग समझ गए क्या होता है। रिफ्रैक्शन इज नथिंग बट द बेंडिंग ऑफ लाइट, है ना, व्हेन इट स्ट्राइक्स और व्हेन इट पासेस थ्रू अ मीडियम, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, है ना। एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाता है तो क्या होता है, बेंडिंग ऑफ लाइट होती है। उससे हो सकता है कि कभी उड़ जाए, कभी सी दब जाए, है कि नहीं। बेंडिंग तो दोनों केस में होगा,
है कि नहीं। अगर ये यहाँ पे है, ये अगर इधर हो गया तो उठ गया, अगर इधर दब गया तो ये तो बेंडिंग तो हो रहा है, यानी बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। और ये क्यों होता है? क्योंकि वन मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट रेज जाती है तो क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होता है, और स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने से क्या होता है कि बेंडिंग लाइट जो है हमें बेंड अपीयर होता है, यानी उस कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी मीडियम में हम डालेंगे तो वो हमको क्या नज़र आता है, बेंड किया हुआ नज़र आता है। जिस तरह गिलास में हम पेंसिल को रख देंगे तो पेंसिल हमको क्या उठा हुआ मिलेगा, यानी बेंड किया हुआ मिलेगा। तो आप सोचेंगे कि क्या पेंसिल टूट गया है? नहीं टूटा है, हमें क्या लग रहा है कि ये बेंड किया हुआ नज़र आता है। स्टूडेंट्स, तो कॉजेज ऑफ क्या है, कॉजेज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? बिकॉज ऑफ द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, यानी स्पीड ऑफ लाइट चेंज होता है, इसी वजह से क्या होता है ना, स्पीड ऑफ लाइट चेंज होने से क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। सम एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन, सम एग्जांपल्स ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या है एग्जांपल? द बॉटम ऑफ अ स्विमिंग पूल अपीयर्स हायर। स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल का जो सरफेस है वो हमें तो नजर आता है, क्यों? क्योंकि स्विमिंग पूल का पानी बहुत साफ रहता है, इस वजह से नीचे तक दिखता है। तो हमें क्या नज़र आता है कि स्विमिंग पूल की गहराई कम हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि वो उसका जो सरफेस होता है, अगर ये सरफेस है रियल में, तो अगर ये सरफेस है, मान लीजिए ये सरफेस है तो हम, और ये स्विमिंग पूल है ना, तो अब हमको इसका सरफेस यहाँ नज़र नहीं आता है, हमको यहाँ नज़र आता है। लगता है कि भाई हाइट थोड़ी सी, मतलब पानी जो है, मतलब लगता है कि सरफेस ऊपर आ गया है। क्यों? क्योंकि लाइट रेज जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, तो इसी वजह से क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट में बदलाव आता है, और स्पीड ऑफ लाइट में बदलाव आता है तो हमें क्या नज़र आता है, रिफ्रैक्शन के वजह से ऐसा हमको नज़र आता है ना। क्या है? द बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल, द बॉटम ऑफ स्विमिंग पूल appears higher। क्या नजर आता है? ऊंचा नजर आता है ना। सेकेंड एग्जांपल क्या हुआ? द पेंसिल पार्शियली इमर्ज्ड, है ना। एक कोई पेंसिल है जिसका हमने एग्जांपल बताया आपको, अ पेंसिल partially immersed in water appears to be bent at the interface of water, at the interface of water and air। क्या कह रहा है कि यहाँ पे क्या है, ये ग्लास है, यहाँ पे मैंने पेंसिल को रखा है ना, पेंसिल को रखा है कि नहीं, है ना। तो इस पेंसिल क्या हुआ कि इंटरफेस ऑफ वाटर, इंटरफेस मतलब क्या हुआ, यहाँ पे वाटर है ना, और ये क्या है, एयर है। तो यहाँ पे इसी को क्या बोलेंगे, जहाँ पे एयर वाटर मिलता रहता है वहाँ पे क्या बोलेंगे, इंटरफेस बोलेंगे। तो यहाँ से हमको बेंड नज़र आता है। कहाँ से नज़र आता है? यहाँ से बेंड नज़र आता है, ठीक है। यहाँ से बेंड नज़र आएगा, और ये कैसा नज़र आता है, ये पेंसिल ऐसी तरह से नज़र आता है ना। ये क्या है, अपैरेंट पोजीशन हुआ, अपैरेंट हुआ, और ये हो गया रियल हो गया, है कि नहीं। यानी पहला एग्जाम्पल क्या हुआ। अब क्या होगा कि एक ग्लास में या किसी बर्तन में आप पानी डाल दीजिए, उसमें क्या डाल दीजिए, लेमन डाल दीजिए, यानी उसका जो साबुत लेमन है ना, नींबू जो है उसको डाल दीजिएगा, तो नींबू क्या नज़र आता है, बड़ा बड़ा नज़र आता है। साइज में एक्चुअली में छोटा है मगर वो बड़ा बड़ा नज़र आता है। क्यों नज़र आता है? ड्यू टू रिफ्रैक्शन, है ना।
लेटर्स ऑफ ए बुक अपीयर टू बी रेज्ड व्हेन सीन थ्रू ग्लास स्लैब, है कि नहीं। यानी एक ग्लास की सिल्ली लीजिए, है ना, मतलब शीशे का, और उसको किसी बुक पे रख दीजिएगा तो उसका जो बुक का जो क्या है लेटर्स हमको क्या नज़र आता है, बड़ा बड़ा नज़र आता है और ऊपर नज़र आता है ना। तो ये सारा एग्जाम्पल क्या है, सब जो है एग्जाम्पल किसका है, ये सब रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। वहाँ नहीं मानी। हाँ स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन आपको ये सब सारे नोट्स लिखने हैं। स्विच ऑफ कर दो फाइल को। हाँ तो स्टूडेंट्स, तो रिफ्रैक्शन तो आपको मैंने बता ही दिया था। इट इज़ द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट इंटर्स ऑब्लिकली इन अ मीडियम, है ना, फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। यानी रिफ्रैक्शन क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट है ना, जब ये ऑब्लिकली किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जाता है ऑब्लिकली, यानी ऐसे करके जाएगा तो रिफ्रैक्शन हमें नज़र नहीं आएगा। ये अगर ग्लास स्लैब है, यहाँ से अगर परपेंडिकुलरली टकराएगा तो वो सीधे निकल जाएगा, बट इसमें आप रिफ्रैक्शन पता नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। मगर अगर ऑब्लिकली गिरेगा, यानी कोई ग्लास स्लैब है, ये ग्लास स्लैब मतलब ग्लास की सिली, यानी शीशे की सीली, समझ रहे हैं। पेपर वेट वगैरह ग्लास का कभी कभी आपको दिख जाएगा, वो किस इसका होता है, इतना मोटा सा ग्लास का होता है, उसी को ग्लास स्लैब मानिए आप। तो यहाँ पे ये ऑब्लिकली गिर रहा है, मतलब तिरछा होके गिरना, ऑब्लिकली मतलब तिरछा होके गिरना। इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट, छूट गया यहाँ पे लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट इंटर्स ऑब्लिकली फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर, यानी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से अनदर मीडियम तक जाता है। यानी एक मीडियम क्या है, यहाँ पे एयर है, यहाँ पे ग्लास है, और ये क्या है, ग्लास स्लैब है। ये साइड इसका पैरेलल है, ये साइड इसका पैरेलल है। अब क्या है, ऑब्लिकली एक इंसिडेंट रे इंसिडेंट्स किया, इस पॉइंट पे आके टकराया, तो अब भाई किधर जाएगा, वो सीधे चला जाएगा या बेंड होगा, है ना। अगर डिफरेंट है, एयर से अगर ग्लास में आ रहा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा, यानी यहाँ पे जहाँ पे टकराएगा वहीं पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। नॉर्मल का मतलब इस वाले इंटरफेस का, इस वाले जो साइड है, इस साइड का परपेंडिकुलर जो लाइन ड्रॉ करते हैं, तो परपेंडिकुलर लाइन को ही क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। रिफ्लेक्शन में भी नॉर्मल आप बनाते थे तो क्या करते थे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जिस पॉइंट पे आपको नॉर्मल बनाना होता था, आप उस पॉइंट को किससे जोड़ते थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ते थे, सी से जोड़ते थे। यानी सी से अगर जोड़ते थे तो आपको नॉर्मल मिलता था। तो यहाँ पे नॉर्मल कैसे मिलेगा आपको, अगर आप इस सरफेस जहाँ पे ये लाइट रेज टकरा रही है उसी पॉइंट पे आप परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री अगर बन रहा है तो वो नॉर्मल होगा। तो क्या है कि एक मीडियम से, एयर मीडियम से ग्लास मीडियम में लाइट रे जा रहा है, तो क्या होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट होगी। क्या होगी, लाइट बेंड करेगी, और इस बेंडिंग ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं, इस बेंडिंग ऑफ लाइट को हम लोग रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो यानी ये हो सकता है कि यहां पे नॉर्मल के उधर भी जा सकता था, आप ये भी सोच सकते हैं उधर इस वजह से नहीं जाएगा, अगर रेयर मीडियम से, ये एयर कौन सा मीडियम होता है, एयर रेयर मीडियम होता है। अभी रेयर मीडियम आपको हम बाद में बताएंगे, है ना, फिलहाल आप इसको, और ग्लास जो होता है डेंसर होता है, DENSER, ग्लास डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट रे आ रही है, इस वजह से क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल जाएगा, यानी ये सीधे नहीं जाएगा ये, या उधर भी नहीं जाएगा, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगा। ये नॉर्मल ये है ना, तो यहाँ पे नॉर्मल, वो नॉर्मल की तरफ आएगा, यानी नॉर्मल की तरफ झुकेगा, उसके बाद वो सीधा निकल जाएगा, है ना। एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचा, फिर क्या होगा, ग्लास से एयर में जाएगा वो। अब क्या होगा कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा, तो क्या होगा, वहां पे भी बेंडिंग होगी। वहां पे बेंडिंग क्या होगी, वहां पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। ये जो रिफ्रैक्टेड इमर्जेंट रे है, अच्छा, तो ये इंसिडेंट रे हुआ, और ये जो यहां पे रिफ्रैक्शन हुआ यानी बेंडिंग ऑफ लाइट हुई, इसी वजह से इसको रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्लेक्शन के केस में याद कीजिए, हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते थे, क्या बोलते थे, रिफ्लेक्टेड बोलते थे, REFLECT बोलते थे, वहां पे जब रिफ्लेक्शन होता था। मगर अब जो है यहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो रिफ्रैक्शन को हम क्या बोलेंगे,
रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। तो रिफ्रैक्टेड रे कौन सा होगा, ये वाला होगा रिफ्रैक्टेड रे। अब ये जो एंगल यहां पे बन रहा था ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, क्या है, आई जो बन रहा होगा नॉर्मल के साथ, ये क्या हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये वाला पॉइंट, और ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। अब यहां जो है ये है रिफ्रैक्टेड रे, क्या है, ये रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हुआ, यानी क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना। इसको आर लेंगे, क्या लेंगे, एंगल आर, है कि नहीं, एंगल आर लेंगे, यानी तो अब यहां पे पहुंचा तो ये रिफ्रैक्टेड रे हुआ, रिफ्रैक्टेड रे इस एंड में पहुंचा तो इस यहां पे भी नॉर्मल डालेंगे, तभी कभी भी हम रिफ्लेक्शन में या रिफ्रैक्शन में हमको नॉर्मल डालना जरूरी होता है, तभी हम कहेंगे। अब यहां क्या है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा, दैट इज वाई इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। नॉर्मल अगर यहां है तो ये किधर जाएगा, वो उधर से दूर जाएगा। कितना दूर जाएगा, ये इतना दूर जाएगा, अगर इसका हम पुराना वाला पाथ देखें, है कि नहीं, इसका जो है, इसका जो इमेजिनरी लाइन अगर हम एक ड्रॉ करें कि भाई उसका जो ओरिजिनल पाथ था उसके पैरेलल जाएगा, यानी ये यहां से निकला है, ग्लास स्लैब से जो निकला है, ये इमर्जेंट रे हुआ, क्या हुआ, इमर्जेंट रे बोलेंगे इसको। और ये जो एंगल बनाएगा नॉर्मल के साथ, इसको एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इमर्जेंस बोलेंगे। उसको हम एंगल, यानी इसको एंगल ई से इसको डिनोट करेंगे। और जो इसका जो रियल पाथ होता, जब अगर कोई मीडियम नहीं होता तो रियल पाथ होता, तो क्या होता कि यहां पे जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी ये जो इमर्जेंट रे और जो ये वाला जो डॉटेड लाइन है, इसका जो क्या है, ये दोनों पैरेलल जाएगा, ये क्या है, ये इसके पैरेलल है। तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, है ना। उम्मीद है ये ग्लास स्लैब आपको समझ में आ गया होगा, रिफ्रैक्शन कैसे होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ ray of light at the opposite parallel face of rectangular glass slab is equal and opposite, so the ray emerges parallel to incident ray, so the ray emerges parallel to incident ray। यानी रे जो यहां से इमर्ज किया, यानी इंसिडेंट रे का अगर ये पाथ होता, ओरिजिनल पाथ, उसके पैरेलल इमर्ज करता है। क्यों, द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट एट ऑपोजिट पैरेलल फेस ऑफ रेक्टेंगुलर स्लैब इज इक्वल एंड ऑपोजिट, यानी जितना यहां पे बेंड हुआ है टुवर्ड द नॉर्मल, उतना ही वहां पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाता है। इसी वजह से हम पाते हैं कि ये जो लाइट रे जो है, इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस का जो ये इंसिडेंट रे का जो पाथ है, उसके पैरेलल जाएगा इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे और इंसिडेंट रे का जो पाथ है वो दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा। और उसके बीच में कितना डिस्टेंस होगा, वो स्मॉल डी होगा। उसको हम क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया, आपको इंसिडेंट रे समझ में आया, एंगल ऑफ इंसिडेंस समझ में आया, नॉर्मल समझ में आया होगा, और एंगल ऑफ, यहां पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो रहा है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। फिर यहां पे आकर के ये इमर्जेंट रे हुआ, और जो ये नॉर्मल के साथ जो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है। और इस रे को क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे बोलेंगे। इमर्जेंट रे और एंगल ऑफ इंसिडेंस का पाथ जो होगा वो पैरेलल होगा, दोनों इमर्जेंट रे और जो इंसिडेंट रे का जो पाथ, जो रे तो पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे जो होगा, दोनों पैरेलल होगा। और उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको डी से डिनोट करेंगे, स्मॉल डी से, और स्मॉल डी को लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। यानी लेटरल डिस्प्लेसमेंट किन चीजों पर डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो टर्म है उसको हम लोग आगे की क्लासों में पढ़ेंगे, है ना, अपकमिंग क्लासेस में पढ़ेंगे, और तब पढ़ेंगे तब हमको क्लियर हो जाएगा। यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है इसका, उस पर डिपेंड करता है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, उसकी मोटाई कितनी है, ग्लास स्लैब की मोटाई, ये क्या है, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, ये क्या है, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब है। यानी ज्यादा मोटा होगा तो ज्यादा क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, है ना। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, ज्यादा बेंडिंग होगा,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, बेंडिंग ज़्यादा होगी, और थिकनेस ज़्यादा होगा तो तब भी बेंडिंग ज़्यादा होगी। बेंडिंग अगर ज़्यादा होगी तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ज़्यादा बेंडिंग होगी तो और इधर आएगा, और इधर आएगा तो इससे इसके बीच में का दूरी क्या होगा, बढ़ जाएगा, और अगर बढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा, लेटरल डिस्प्लेसमेंट वो भी बढ़ जाएगा। उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में, है ना, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो आप जो है इस लेक्चर को बार बार देखेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कल मिलते हैं, तब तक ऑल द बेस्ट।